पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार। इसके रिव्यू होते हैं बहुत बड़े, बोलता हमें ये खाने को चाय और पकोड़े। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इतना इंस्पायर्ड हिंदी से, और मैं आज आपके लाया हूँ मैकबुक एयर M1 का लॉन्ग टर्म वाला एकदम ही लॉन्ग टर्म रिव्यू। जिन लोगों को ये बात पता है कि मैं 12 अप्रैल के अराउंड ये लैपटॉप खरीद के लाया था और 14 अप्रैल को मुझे कोविड हो गया था। प्लीज़ बैठ जाइए, सबको एक एक करके गाली देने का मौका मिलेगा। तो तब मैं बहुत बीमार हो गया था और मैं इनिशियली बहुत कुछ डालना चाह रहा था इसके बारे में, पर वो मैं नहीं कर पाया। और फिर ज़िंदगी आपको पता ही कैसी होती, कितनी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तब से दिक्कतें ही आ रही हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ, तो मैं इसलिए आपके लिए बहुत ही बड़ी वाली वीडियो लाया हूँ। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, भाई जाओ आराम से एंड अपना गैस वगैरह ऑन करो। अगर आपके पास इंडक्शन वाला स्टोव है तो आप वो भी ऑन कर सकते हैं। ऑन कीजिए, जाइए आराम से, खूब सारा माल जुटाइए और अच्छे से सब कुछ तैयार करके लाइए। और उसके बाद फिर जब आपका खाने पीने का प्रयोजन हो जाए तो हम शुरू करते हैं तगड़ा सा रिव्यू हमारा मैकबुक एयर M1 का। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक तड़कते भड़कते सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। तो भैया इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और मतलब डब्बे को आप खोलिए और अंदर आपको मिलता है ये लैपटॉप। 30 वॉट का पावर ब्रिक जो है वो मिलता है। USB-C केबल मिलती है अंदर जो कि 2 मीटर लंबी है। आपको एप्पल स्टिकर्स भी मिलते हैं अंदर, जिसका ऑनेस्टली मुझे आज तक कोई इतना अच्छा यूज़ नहीं मिला है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बता दूँ कि मतलब एक्चुअली में जो आप अनबॉक्सिंग का फुटेज देख रहे हैं ये एक स्पेस ग्रे मॉडल की अनबॉक्सिंग है, बिकॉज स्पेस ग्रे मॉडल मेरे एक दोस्त ने लिया। मेरा तो भैया सिल्वर वाला मॉडल है। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिल्वर वाला मॉडल क्यों पसंद करता हूँ स्पेस ग्रे या फिर गोल्ड या फिर जो पिंक वाला रोज गोल्ड टाइप का सा कलर है उसके कंपैरिजन में। मैं हमेशा लोगों को सिल्वर मॉडल लेने को क्यों कहता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़े वाला कारण है। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो अंत तक टिके रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। सबसे ज़बरदस्त चीज़ मुझे क्या लगती है, जो ये मैकबुक एयर का क्लासिक, इसको बोलते हैं वेज शेप डिज़ाइन। ये जो वेज शेप डिज़ाइन है ना भाई, बहुत मेहनत करी है इस पे। और मतलब जब से मैकबुक एयर आया है ना तब से वेज शेप डिज़ाइन ही चल रहा है। और जब एप्पल को M1 चिप घुसाना था उन्होंने वही ट्राइड एंड टेस्टेड बॉडी के अंदर वो M1 चिप डाल दिया। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन था वो आज भी इस्तेमाल हो ही रहा है। बट अभी रूमर्स आ रहे हैं कि अपकमिंग जो मैकबुक एयर का मॉडल होगा उसमें फ्लैट डिज़ाइन होंगे और थिनर बेजल्स होंगे। तो USB-C थंडरबोल्ट 4 इनेबल्ड पोर्ट्स है लेफ्ट हैंड साइड पे। अगर आप देखेंगे कि मैं इनको कैसे इस्तेमाल करता हूँ एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल तक, तो आपकी आंखों में दर्द हो जाएगा भाई। मेरे सेटअप के अंदर मैं इस्तेमाल करता हूँ 2 हार्ड डिस्क, एक कीबोर्ड, एक माउस और चार्जर जो कि इस मशीन से कनेक्टेड रहता है, सारा एक ही टाइम पे। तो सच्चाई तो भाई ये है कि इसमें भले ही इन्होंने 2 पोर्ट दिए, बट मैं हूं पावर यूजर और मैं इसकी पूरी पावर निचोड़ लेता हूं 2 पोर्ट की मदद से। और ऐसा संभव है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 पोर्ट देख के कि भाई यार इस पे हैवी वर्क नहीं हो पाएगा, या मैं इस पे गेमिंग नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस पे हार्डकोर एडिटिंग नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब संभव है, बस आपको तरीके आने चाहिए। मैंने भाई क्लासिक सिल्वर रंग को इसलिए चुना क्योंकि यही वो एकमात्र रंग है जिसपे ज्यादा स्क्रैचेस नहीं दिखाई देते हैं समय बीतने पे। बाकी जितने भी कलर्स होते हैं इसके, उसमें जब स्क्रैचेस पड़ते हैं तो अंदर जो एल्यूमिनियम होता है वो दिखाई देने लग जाता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता, जो क्लासिक एकदम सिल्वर वाला रंग होता है इसमें। और एक बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि भाई अब तक 3.5mm जैक को इन्होंने छोड़ रखा है राइट हैंड साइड पे। जो स्पीकर मॉड्यूल है वो कीबोर्ड के दोनों साइड्स पे दे रखा है। और ये थोड़ा छोटा है साइज में, अगर इसको मैं बड़े मॉडल से कंपेयर करूं, यानी कि 15 इंच वाला मॉडल जो था पुराना, या फिर 16 इंच वाला मॉडल जो था पिछले 1-2 साल का। और इसमें 3 माइक्रोफोन दे रखे हैं इस डिवाइस में, जो कि काफी हद तक सही है। और वैसे वो दिखाई नहीं देंगे ऐसे आपको कि कहां कहां पे माइक्रोफोन है, बट उसको डायरेक्शनल बीम फॉर्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप सोच रहे होंगे भैया डायरेक्शनल बीम फॉर्मिंग का अर्थ क्या है, लोंडा ऐसी कुछ भी शब्द फेंकता रहता है, तो उसका अर्थ यह है कि जब मैं ऐसे बोल रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं उसमें जो साउंड वेव्स जा रही हैं उसकी वो बीम फॉर्म करता है कि अच्छा यहां से साउंड सोर्स है, बाकी राइट लेफ्ट से जहां से भी वो नॉइस को पकड़ रहा होगा
होगा अपने 3 माइक्रोफोन्स की मदद से, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा नॉइस कैंसलेशन की मदद से, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। अब भाई एप्पल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये कहता है कि इस मशीन को ऑपरेट करने का आइडियल तापमान है 10 से 35 डिग्री तक। पर भैया 10 से 35 डिग्री मेंटेन करना कितना मुश्किल है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऐसा भी वीडियो शूट करते हुए पसीने आ रहे हैं, एसी चल रहा है यहाँ पे, तो भैया गर्मी बहुत होती है इधर। और इतनी गर्मी में अगर मतलब आप मतलब खुद सोचो, बाहर ऑलरेडी 40 डिग्री है, इन लोगों ने तो चौड़ में बोल दिया भाई 35 डिग्री पे चलाओ। मतलब सीधा सीधा मोटा मोटा ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप गरीब व्यक्ति हो मैकबुक एयर लो ही मत, क्योंकि भैया आप तो 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाओगे। खुद आपको ये बात वैसे सोचनी चाहिए, मैकबुक एयर में कोई फैन नहीं है, ठीक है, तो अगर आप सही ठंडे तापमान वाली जगह पे रहते हो तो बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। अब ऑलरेडी कहीं पे 40-45 डिग्री रहता हो, वैसे मोस्टली जगहों पे उतना टेम्परेचर नहीं रहता है। एंड मैंने ये भी नोटिस करा है, जैसे मतलब अब आप घर पे होंगे और थोड़ी छाया होती है घर के अंदर, तो भले ही बाहर 40 डिग्री होगा, अंदर कम से कम 30 डिग्री तक होगा। तो 35 डिग्री से ऊपर के तापमान पे इसको ना ले जाए, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ये गर्म तापमान होगा और आप इसको और गर्म करेंगे, इस पे गर्म गर्म चीजें रन करके, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो उस चीज से बचने के लिए इसको ऐसी सिचुएशन में यूज करें। और मैं खुद सोच रहा हूं, अब तक मैंने इसको सर्दी में नहीं चलाया भाई। सर्दी में तो दिल्ली में 10 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, मतलब क्या मैं सर्दी में भी ना चलाऊं क्या इसको भाई? अगर 4 डिग्री हो रखा है बाहर तो क्या मैं इसको चलाऊं नहीं क्या? पहले इसको गर्म करूं क्या स्टोव पे ले जाके? ये बहुत ही खतरनाक बात है और एप्पल को काफी क्लियर करना चाहिए इसको। अब इन्होंने खुलने में बोल दिया कि 10 डिग्री से 35 डिग्री तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर इज गुड इनफ इसके लिए। अब मान लो भाई मैं 10 डिग्री नहीं मेंटेन कर पा रहा टेम्परेचर, हो सकता है ठंड ज्यादा पड़ जाए, घर के अंदर भी 4-5 डिग्री हो जाए, तब क्या मतलब क्या लैपटॉप जम जाएगा क्या? मेरी समझ से बाहर है ये सब बातें, लेकिन अच्छी बात है कि चलो इन्होंने खुलने में पहले ही बता दिया। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई धूप में क्या इसमें काम कर सकते कि नहीं, हाँ मैंने देखा है धूप में भी काम कर सकते हैं इसमें काफी हद तक, लेकिन जब भाई 35 डिग्री या 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा हो तब तो बिल्कुल मत धूप में ले जाना। थर्मल थ्रॉटलिंग गजब लेवल की होगी, लेकिन इतनी भी नहीं होगी जितना इंटेल वाले लैपटॉप्स में होती थी। ये चीज मैंने बहुत अच्छी नोटिस करी कि बाय डिफॉल्ट इसका परफॉर्मेंस इतना हाई लेवल का है कि थर्मल थ्रॉटलिंग हो भी रही होती ना तो भी आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप कोई बहुत हैवी काम ना कर रहे हो, अन्यथा आपको ऐसे लगेगा नॉर्मली सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक चीज जो यहाँ पे नहीं है और जिसको मैंने मिस भी नहीं करा वो है टच बार। यहाँ पे मैकबुक एयर जो बेस मॉडल है और मतलब एयर जो मॉडल है इसमें टच बार दिया ही नहीं है, प्रो में है टच बार, ठीक है। और मैं मिस भी नहीं करा भाई उसको, मतलब एक बार भी मुझे अंदर से ऐसा नहीं लगा कि मुझे टच बार की जरूरत है। तो मुझे अब पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि टच बार काफी हद तक एक गिमिक ही है और कुछ बहुत ही रेयर यूजर्स ऐसे होते होंगे इस दुनिया में जिनको उसकी जरूरत होती होगी। और भाई टच बार के अलावा किस चीज में बदलाव है? कीबोर्ड ऑलमोस्ट 2016 से इन्होंने जो नए मॉडल लाए थे भाई साहब उसमें बटरफ्लाई मैकेनिज्म था। आपको याद होगा मैं पहले 2018 का मैकबुक प्रो चला रहा था, फिर मैं iMac 2020 वाले मॉडल पे आया था और फिर मैं इस पे आया हूँ। तो जो 2018 का मैकबुक प्रो चला रहा था उसका कीबोर्ड ठीक था, बट ठीक ही था, वो ठीक से ऊपर नहीं था, मतलब ठीक लगता था बट उसमें दिक्कतें आती थी। 2 बार कीबोर्ड मैंने फ्री में रिप्लेस करवाया एप्पल से, वो वाला उसमें इश्यूज बड़ी तेजी से आते थे, डस्ट का एक टुकड़ा भी उसमें फंस जाता था तो कीबोर्ड बर्बाद हो जाता था वो। तो एप्पल ने मतलब जो चुपचाप उसको हटा दिया ना, तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि वो कीबोर्ड एक डिजाइन फेलियर था। इसके अंदर जो अब मैकेनिज्म है वो बटरफ्लाई मैकेनिज्म से तो काफी हद तक बढ़िया है, सिजर मैकेनिज्म वाले कीबोर्ड है और भाई बटरफ्लाई मैकेनिज्म वाले से तो बहुत ही बढ़िया है। और मुझे मतलब अब तक टाइपिंग करने पे इस पे बहुत मजा आया, टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत जेन्युइन लगा मेरे को और काम भी बढ़िया तरीके से हो रहा था। अब आइए बात करते हैं साउंड के बारे में। कीबोर्ड के ही दोनों तरफ पे यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर का पेयर दे रखा है और अगर साउंड क्वालिटी की मैं बात करूं तो मैक्सिमम आउटपुट जो आ रहा था वो इतना ज़्यादा हैवी या फिर थम्पी नहीं आ रहा था जितना कि 15 इंच या 16 इंच के मॉडल्स में होता था, बट साइज के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी बढ़िया ऑडियो आउटपुट है। कभी कभी जब आप एक ऐसे कमरे में होंगे जहाँ पे मान लो एक एसी चल रहा हो, फैन चल रहा हो साथ में, तब आपको ऐसा लगेगा कि शायद से मैक्सिमम वॉल्यूम ज़रा सी कम है, बट एक्चुअली में इसी के कंपेरेटिव प्राइस में और किसी विंडो लैपटॉप से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका ऑडियो बहुत ही अच्छा है भाई। विंडोज़ लैपटॉप्स मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के कंपेरिजन में है ही नहीं भाई कहीं दूर दूर तक, इतना बढ़िया ऑडियो है। और अगर कंपेयर करूंगा अभी मैं इसको तो इसी के ही बड़े भाइयों से कंपेयर करूंगा, मैकबुक जो बड़े वाले प्रो मॉडल्स आते हैं उनसे थोड़ा कम ऑडियो है और उनसे बेस भी थोड़ा सा कम है इसके अंदर। यानी कि मेरे पास जो 15 इंच का मैकबुक प्रो था 2018 वाला मॉडल, उसमें जो बेस आता था ना थम्पी बहुत जबरदस्त था उसके स्पीकर्स में, तो उससे थोड़ा मुझे कम लगा कि बेस आउटपुट थोड़ा कम है इसका, बट फिर भी काफी हद तक बैलेंस्ड ऑडियो है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल मूवी देखना चाहते हैं या यूट्यूब वीडियोस देखना चाहते हैं उसके लिए परफेक्टली फाइन है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके माइक्रोफोन में डायरेक्शनल बीम फॉर्मिंग है, बट स्टूडियो क्वालिटी का माइक्रोफोन नहीं है। जो मैकबुक M1 Pro वाला मॉडल है 13 इंच का, अगर आप वो लेंगे तो उसमें आपको बेटर माइक्रोफोन मिलेगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप प्रो मॉडल लेते हैं तो उसमें शायद से वॉइस ओवर वगैरह करने में ज्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी आएगी। और ये रहा एक छोटा सा ऑडियो सैंपल इसी से रिकॉर्डेड, जिसमें मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी भी वैसे प्यार से ही बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये है एक सैंपल लिया हुआ M1 मैकबुक एयर। ऑनेस्टली इसके माइक्रोफोन में हल्की सी जो कम क्वालिटी है प्रो वाले मॉडल के मुकाबले, तो वो ज़्यादातर लोगों के लिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ उसी के लिए दिक्कत होगी जिसके पास डेडिकेटेड माइक्रोफोन वगैरह नहीं है। और मैं तो यार ये कहता हूँ कि डेडिकेटेड माइक यूज़ करा करो, ऑडियो सेक्सी आता है। अगर मान लो मैंने इतना पास माइक घुसा रखा है, उसके पीछे कुछ कारण है और वो कारण आपको अब तक पता चल ही गया होगा। और बात करें पोर्टेबिलिटी के बारे में कि भाई क्या मतलब, क्या हल्का फुल्का है कि नहीं है, मजा आता है कि नहीं चलाने में, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई पर्सनली फील कि मतलब जैसे अगर एक लैपटॉप पोर्टेबल होता है ना, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे डे टू डे लाइफ में। कैसे? बैग में इसको मैंने डाला, बैग टांग के मैं पूरा दिन भर बाहर धूप में घूम रहा हूँ काम के लिए, शूट वगैरह करने के लिए, और तब मुझे जब ऐसा लगता है ना कि उतना भारी नहीं है जितना 15 इंच वाला मॉडल था, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा, हाँ भाई आराम है, बैग पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और किसी को भी एक मतलब पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए 13 इंच के सेटअप वाला, तो भाई इसको तो मैं आंख मूंद के रिकमेंड कर सकता हूँ। अब लॉकडाउन वगैरह की वजह से कभी कभी मूवमेंट्स वगैरह नहीं होती थी और कितने कितने दिन तक बाहर नहीं जाने को मिलता था, बट जब मैं अब बाहर जाता हूँ तो मैं डेफिनेटली इस बात को एंजॉय करता हूँ कि मेरा बैग काफी हद तक हल्का रहता है। तो जिनको पावर भी चाहिए और पोर्टेबिलिटी भी चाहिए, उनके लिए भाई ये लैपटॉप है। अब आइए बात करते हैं वेबकैम के बारे में। इसके ऊपर सबसे अंडरवेलमिंग चीज शायद से वेबकैम ही है। अगर ये वेबकैम अपग्रेड करके वैसा कर देते जैसे iMac 2020 में था 1080p वाला, तो और मजा आता। बट ठीक ठाक है इसका वेबकैम। मतलब इसका वेबकैम ऐसा है कि जैसे अभी सुंदर सी लाइट हो रखी है ना, इसमें बढ़िया चलेगा, लेकिन जैसी लाइट डाउन जाती है तो मतलब अचानक से इसकी क्वालिटी एकदम रद्दी सी हो जाती है। तो ऐसा भी थोड़ा आपको देखने को मिलता है। 720p फेस टाइम HD कैमरा है इसके अंदर। ये एक वीक पॉइंट है इस लैपटॉप का। डे टाइम परफॉर्मेंस ठीक है, बट थोड़ी सी भी लो लाइट में या फिर इंडोर लाइटिंग में भी नॉइज काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है, जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं। एक लैपटॉप पे या किसी भी ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइस पे सबसे ज्यादा टाइम इंसान कहां पे स्पेंड करता है? डिस्प्ले को देखते हुए। आंखें फोड़ता है आदमी डिस्प्ले को देखते हुए। तो डिस्प्ले के बारे में आइए बात करते हैं। 13.3 इंच का डायगोनली इसका डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले, LED बैकलाइट ये पैनल है, 2560x1600 2K रेजोल्यूशन है इसके अंदर, 16:10 एस्पेक्ट रेशो है, यानी कि ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर की तरफ से वर्टिकली थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। ये 227 ppi है इसके अंदर, 400 निट्स इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है, बट समहाउ ये स्टिल सिर्फ 400 निट्स ब्राइटनेस के साथ भी ये HDR प्लेबैक को सपोर्ट करता है। P3 कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। ट्रू टोन टेक्नोलॉजी जो है एप्पल की, यानी कि जो आसपास की ब्राइटनेस वगैरह के हिसाब से और कलर के टेम्परेचर के हिसाब से इसकी कलर के टेम्परेचर को चेंज करती है, वो ट्रू टोन को ही सपोर्ट करता है। पर्सनली अगर आप एक वीडियो एडिटर है मेरी तरह, तो मैं आपको ट्रू टोन को ऑफ करने को बोलूंगा, ताकि आपको हर एक वातावरण में सिमिलर कलर्स दिखाई दे और कलर करेक्शन करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो चीज भी एक ध्यान रखने वाली है। और डिस्प्ले में ही मेरे को ऐसा कोई उतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं दिखाई दी। इसमें मैं आराम से सारा HDR कंटेंट देख पा रहा था, एकदम उसकी मस्त बिल्कुल प्रिस्टाइन ग्लोरी में। लेकिन ये बात है कि अगर आपके पास एक एमोलेड डिस्प्ले हो या कोई अच्छा मॉनिटर हो, उस पर डेफिनेटली HDR कंटेंट इससे थोड़ा ज्यादा बेटर दिखाई देगा। सफारी अगर आप ब्राउजर यूज करते हैं तो उस पर आप HDR वीडियोस 4K तक पे देख सकते हैं यूट्यूब पे, और अमेजिंग है भाई साहब, मजा आ जाता है। ये HDR आउटपुट को सपोर्ट करता है एक्सटर्नल डिस्प्ले पे। डेफिनेटली यार डिफरेंस तो है मैकबुक M1 एयर और मैकबुक प्रो जो है M1 वाला उसके डिस्प्ले में, क्योंकि प्रो जो है ना थोड़ा ज्यादा ब्राइट जाता है 500 निट्स पे, और वो डेफिनेटली इससे HDR जो है या और जो कंटेंट है वो इससे ज्यादा बेटर तरीके से दिखाता है। तो भाई साहब अगर आप हार्डकोर फोटो या वीडियो एडिटर हो तो M1 प्रो वाला मॉडल लो, या तो मैं तो ये कहता हूं कि अभी सितंबर एंड तक का इंतजार करो भाई, आने वाले यार डेफिनेटली मुझे ऐसा अंदर से भावना आ रही है कि इनका रिफ्रेश कुछ आने वाला है जो कि इससे भी तगड़ा होगा। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि मिनी LED डिस्प्ले के साथ आने वाले हैं अगले मॉडल्स, तो उनके अंदर तो सोचो क्या ही डिस्प्ले होगी। तो अगर आप इंतजार कर सकते हो तो भाई इंतजार करो, डिस्प्ले बहुत अच्छी आने वाली भविष्य में।
इंतजार नहीं कर सकते तो भाई इसमें से हाँ भाई अभी जो प्रो की डिस्प्ले है वो M1 एयर से थोड़ी सी बेटर है। अब भाई मैं तो भाई YouTube के लिए वीडियोस एडिटिंग करता हूँ तो 100% कलर एक्यूरेसी मेरे लिए मायने नहीं रखती है और एक्सट्रीम कलर ग्रेडिंग भी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरी जैसे जो नौसीखे हल्के फुल्के से यूजर होते हैं जो सिर्फ 40-50 मिनट की वीडियो बनाते हैं उनके लिए ये लैपटॉप काफी हद तक सही है। अगर आप फीचर फिल्म बैठ के नहीं एडिट कर रहे हो, मेरी तो यार वीडियोस का लेंथ अब ऑलमोस्ट फीचर फिल्म जितना होने लगा, लेकिन अगर आप फीचर फिल्म नहीं एडिट कर रहे हो बैठ के तो भाई इसकी डिस्प्ले आपके लिए सफिशिएंट है। और रोकड़ा पड़ा है तो भाई इन्वेस्ट करो, बढ़िया मॉनिटर लो, इसके साथ प्लग इन करो, सब संभव होता है भाई, पैसा लगाना पड़ता है तो भैया सब कुछ संभव है। और यहीं अगर मैं डिस्प्ले की बात कर रहा था तो एक पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा जो विंडोज वाले लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि भाई टच स्क्रीन नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है। मेरे को भाई ये बताओ एक लैपटॉप पे टच स्क्रीन होना कितना प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। मैं पर्सनली किसी लैपटॉप के ऊपर टच स्क्रीन के बिल्कुल अगेंस्ट हूं, लाइक ये मेरा पर्सनल मानना है। मैंने पास्ट में ऐसे लैपटॉप्स रिव्यू करे हैं जिनकी टच स्क्रीन होती थी, बट सच बताऊं ना कि जब आप काम कर रहे होते ना आपका हाथ होता है कीबोर्ड पे और ट्रैक पैड पे, अगर आप बार बार उठा के हाथ अपना ऐसे डिस्प्ले पे मारोगे ना तो आपके शोल्डर्स में दर्द हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है और वो यूज केस ही बेकार है। तो भैया अगर कुछ सोच के इन्होंने अब तक टच स्क्रीन नहीं दिया है और वो जो भी सोचा है बढ़िया ही सोचा है, और मेरे हिसाब से इनको भविष्य में भी टच स्क्रीन नहीं देना चाहिए डिस्प्ले में। वो एकदम मेरे हिसाब से पैसों की बर्बादी है। भाई तुम्हें टच स्क्रीन ही चाहिए तो आईपैड ले लो ना यार, पूरे टाइम टच करो उसको और वो बुरा भी नहीं मानेगा। भाई मेरे को तो टच बार तक भी पसंद नहीं और मेरे को ये बात पसंद है कि M1 एयर का प्राइस जो है वो थोड़ा सा सस्ता है क्योंकि उस पर टच बार नहीं दे रखा है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी भाई सीरियस यूजर ऐसा नहीं चाहेगा कि भाई उनका वर्क फ्लो ऐसा हो जिसमें उनको बार बार हाथ उठाना पड़े ताकि वो टच स्क्रीन को छू रहे हों। ये 10 बिट कलर्स तक आउटपुट कर सकता है, यानी कि 1 बिलियन कलर्स तक आउटपुट कर सकता है और HDR को भी आउटपुट कर सकता है। बट ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं इस लैपटॉप पे बहुत ज्यादा देर तक काम नहीं कर पाता हूँ। क्यों? मैंने जैसे 27 इंच का iMac लिया था तो भाई 27 इंच का iMac लेने के बाद सीधे अगर आप 13 इंच पे आ जाओ ना तो आंखों में दर्द होता रहता है। क्यों? बड़ी डिस्प्ले पे काम करना आपकी आंखों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। आप छोटी डिस्प्ले पे क्रैम्ड उसमें आप मैं फाइनल कट की टाइमलाइन देख रहा हूँ, वीडियोस देख रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, दिमाग की दही हो जाती है। तो अगर आपको पोर्टेबिलिटी पसंद है तो मैं 13 इंच रिकमेंड करूंगा, बट यार सीरियस वीडियो एडिटर्स या काम करने वाले बंदों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले लगा के काम करे वो लोग, या फिर वो लोग कुछ ऐसा उपाय करें कि भाई छोटा लैपटॉप लो ही मत, भाई बड़ा लैपटॉप लो, बड़ा लैपटॉप लो, काम खत्म करो। या M1 वाला मैक भी नहीं ले लो, 24 इंच का iMac ले लो M1 वाला। बट छोटा लैपटॉप लेने में अगर आप बहुत देर तक काम करने वाले, एकदम आंखें से गड़ा गड़ा के एकदम ऐसे जो आंखें गड़ा के उसमें स्क्रीन में देखने वाले हो और मेरी तरह 50-50 मिनट की वीडियोस की टाइमलाइन पे एडिट करके काटा पीटी करने वाले हो तो भैया आपकी तो आत्मा अलग हो जाएगी एंड आपको आंखों में दर्द होने लगेगा। एंड वो मैंने कई बार नोटिस करा था, तो इसलिए ये एक मेरे को छोटा सा कॉन लगा इसका। मतलब ये इसका फीचर भी है, कॉन भी है। फीचर की ये छोटा है 13 इंच का, और कौन इसलिए क्योंकि इतना छोटा है तो आंखों में दर्द होने लग जाता है। अब आइए बात करते हैं इसके कुछ इश्यूज के बारे में। इसमें इश्यूज में मेरे को सबसे पहले ये लगा लिमिटेड पोर्ट्स। सिर्फ 2 पोर्ट्स के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से मैं अपना काम कर पा रहा था। एक USB-C डॉक उसमें लगाया है, 2 USB-C to USB-A कन्वर्टर लगाए हैं, तब जाके मैं अपना पूरा एक सेटअप रॉक कर पा रहा था जैसे जबरदस्त तरीके से। और ये ना ही एफिशिएंट है ना ही कन्वीनियंट है, बट कोई भी गेमिंग करने के लिए, हैवी काम करने के लिए मेरे हिसाब से एक अकेला उपाय है जो कि मुझे इस्तेमाल करना पड़ता था। तो मेरे को अच्छा लगता कि यार अगर यहाँ पे ज्यादा पोर्ट्स दिए होते तो और मजा आता जिंदगी में, बट अभी भी मतलब थोड़ा बहुत काम चल ही जाता है। और एक और बड़ा कलेश क्या है कि अगर दोनों पोर्ट ना एक ही साइड पे ना तो चार्जिंग के वक्त कभी कभी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, बिकॉज दोनों पोर्ट एक ही साइड पे है। तो हो सकता है अगर आपके पास अलग अलग सी एक्सेसरीज हो जो बड़ी बड़ी साइज की हो और इनके बीच में कोई गैप भी ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा है चिपका दिया है दोनों पोर्ट को बगल में ही, थोड़ा सा गैप इनमें होता, खुला खुला होता तो और एक्सेसरीज लगाने में ईजी रहता, बट वो चीज अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ अगर आपको और पोर्ट्स चाहिए तो मेरे हिसाब से जो रीडिजाइंड मैकबुक प्रो या मैकबुक एयर आएगा उसका इंतजार करो। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो आपके लिए और पोर्ट्स लाने वाला है, और इसके अंदर बिल्कुल भी फैंस वगैरह नहीं दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि थर्मल थ्रॉटलिंग होने की संभावना इस पर ज़्यादा है एज अपोज टू कोई और मॉडल जिसके ऊपर फैन है। लेकिन फैन ना होने का अपना एक फ़ायदा भी है जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आपका इतनी ही देर में आपकी चाय खत्म हो चुकी है, कॉफ़ी खत्म हो चुकी है, स्नैक्स खत्म हो चुके हैं, तो आप जाइए भाई साहब और अपना रिफिल करके आइए, बहुत टाइम लेगा भाई। मेरे को पसीना आ रहा है भाई, मैं खुद थक गया हूँ भाई, मेरे को नहीं करना यार, बहुत थक गया हूँ मैं। हाँ तो बस अब जाओ अपना सब कुछ रिफिल करो, मैं भी थोड़ा एक रिफिल लेके आता हूँ। 2 hours later
अब आइए बात करते हैं हार्डवेयर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अंदर मैकबुक एयर का अगर आप टीयर डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने मॉडल्स जैसा ही है, और इंटेल मॉडल्स जो थे वो भाई साहब बदनाम थे, कुख्यात थे गर्म होने के लिए और थर्मल थ्रॉटलिंग के लिए। बट एप्पल इतना कॉन्फिडेंट है M1 चिप्स के बारे में कि भाई साहब उन्होंने फैनलेस डिजाइन डाल दिया पहली बारी, और मतलब इसके अंदर। और पहले एक ऐसे 12 इंच का मैकबुक आता था जिसके अंदर फैनलेस डिजाइन होता था, बट वो तो मरियल सा था। बट ये फैनलेस डिजाइन में मरियल नहीं है, और इसमें सिर्फ एक प्लेन एल्यूमिनियम ब्लॉक दे रखा है पीछे, जो पूरा डिजाइन है इसका, जो कि हीट को हटाता है चिपसेट से। अगर आप M1 चिप के ऊपर थोड़ा और ध्यान से देखें टीयर डाउन में, तो आपको दिखाई देगा कि 4 GB के LPDDR4X रैम के चिप्स हैं इसके अंदर, जो कि SK हाइनिक्स द्वारा बनाए गए हैं। ये जो रैम चिप्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी है 4266 मेगाहर्ट्ज। तो भाई साहब ये टॉप एंड के जो पीसी होते हैं ना उनमें 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम लगती है, उससे भी 266 मेगाहर्ट्ज हायर फ्रीक्वेंसी की रैम है इसमें। तो भैया स्लो कैसे होगा ये लैपटॉप, इतनी फास्ट लेवल की इसमें रैम लगी है। और इसी के अलावा एक बड़ा डिजाइन लेवल का इसके अंदर सोच जो रखी गई है वो ये है कि वो जो रैम है ना वो M1 चिप के ऊपर ही है, वो 8 GB की चिप्स M1 चिप के ऊपर ही है। तो वो जो जितने भी, उसको शेयर्ड मेमोरी का नाम दिया उन्होंने, रैम नहीं बोल रहे उसको शेयर्ड मेमोरी बोल रहे हैं, क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी जो है पूरा M1 चिप एक बारी में यूज कर सकता है। तो उसके अंदर जो भी डेटा कहीं पे है उस चिप के अलग अलग पार्ट्स उसको क्रॉस रेफरेंस बहुत तेजी से कर सकते हैं। इस क्लोज पोजिशनिंग की वजह से मिनिमल लेटेंसी आती है। बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि भैया ये रैम इस पे सोल्डर्ड है, और ना यूजर रैम को रिपेयर कर सकता है ना बढ़ा सकता है। अब भैया यहाँ पे T2 का सिक्योरिटी चिप अब है नहीं, जो कि इंटेल वालों में अलग से देते थे, क्योंकि वो फंक्शनैलिटी को उन्होंने M1 चिप के अंदर ही इंटीग्रेट कर दिया। फैनलेस डिजाइन का मतलब ये है कि अब आपको इस लैपटॉप को कभी खोलने की जरूरत नहीं होगी, ताकि आपको फैन को क्लीन करना पड़े, और इसके अंदर कोई डस्ट भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो अंदर एकमात्र ऐसी चीज है जिसको शायद से मेरे हिसाब से चेंज की जरूरत होगी हर कुछ साल में, वो है थर्मल पेस्ट, जो कि अंदर कहीं पे शायद लगा होगा। और इसी के अलावा जो बेस मॉडल है इसका, उसमें 7 GPU कोर है 8 के बजाय। अब ये होता है बिनिंग की वजह से। अब भाई बिनिंग क्या होती है? बिनिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी सिलिकॉन चिप्स बनाई जाती है, जैसे मान लो एप्पल M1 चिप मैन्युफैक्चर कर रही होगी, तो हर चिप एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बनता होगा। किसी चिप में ऐसा बनता होगा कि भाई साहब इसमें 8 कोर CPU के, 8 कोर GPU के, 1-2 कोर चल नहीं रहे ठीक से। अब क्या हम ये करें कि इस पूरे को फेंक दें, या फिर हम ये करें कि हमारा जो सिलिकॉन लो ग्रेड का इसमें आया है बिनिंग प्रोसेस में, इसको हम रिजर्व कर दें एक सस्ते बजट लेवल के मॉडल के लिए, और जो हाई ग्रेड सिलिकॉन आया उसको हाई एकदम 8 कोर 8 GPU वाले मॉडल को और महंगा करके बेचें। तो बिनिंग में ये होता है कि वो सिलिकॉन फिकने के बजाय, वेस्ट होने के बजाय कहीं और यूज हो जाता है, और उसके अंदर कोड लेवल पे वो जो एक कोर है जो अच्छे से काम नहीं करेगा उसको डिसेबल कर दिया जाता है। तो बिनिंग जो है उसी की वजह से आपको एक बेस मॉडल मिलता है जिसमें 7 GPU कोर होते हैं और 8 के बजाय। और एप्पल ने ये बोला है कि प्रीवियस ईयर मॉडल से अगर कंपेयर करें तो सिमिलर चैसी के अंदर, इसी बॉडी के अंदर परफॉर्मेंस 3.5 गुना ज्यादा है, और ग्राफिक्स जो है वो 5 गुना ज्यादा बेहतर है। और हाँ भाई, अब तो भाई इतना यूज करने के बाद मैं उनकी बातों को डेफिनेटली बिलीव करता हूं। इवन जो अंदर SSD दे रखी है उनको उन्होंने बोला है कि भाई दुगना फास्टर है पिछली बारी से। और जब मैंने ब्लैक मैजिक डिस्क स्पीड टेस्ट करा तो मुझे 2126 मेगाबाइट पर सेकंड तक की राइट स्पीड मिली, और 2820 मेगाबाइट पर सेकंड तक की रीड स्पीड्स मिली, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि भैया इसके अंदर जो स्वैप मेमोरी है वो फास्ट क्यों है। अब भाई जैसे विंडोज में होता है ना पेज फाइल का कॉन्सेप्ट, वैसे यहाँ पे स्वैप मेमोरी का कॉन्सेप्ट। बस बात यह है कि एप्पल की जो स्वैप मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो इतना छतफाड़ा लेवल का है कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि इसमें सिर्फ 8 GB रैम है। इसकी स्वैप मेमोरी ऐसे काम कर रही थी कि रैम के अंदर जो माल है जो अभी यूज नहीं हो रहा उसको झटके से SSD में डालती है, और क्योंकि SSD की रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा है और रैम की रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा है, तो इनकी जो सामंजस्य वो इतना हाई लेवल का है कि मतलब आपको लगता ही नहीं कि कहीं स्लो डाउन हो रहा है। इवन जब आप हैवी एप्लीकेशंस चला रहे होगे, रियल टाइम में ये लैपटॉप क्या कर रहा होगा कि अपने रैम में से सब कुछ SSD में डाल रहा होगा, ऑफलोड कर रहा होगा, जो जो जरूरी है उसको जल्दी जल्दी उठा के वापस रैम में डाल रहा होगा। और ये प्रोसेस इतना तेजी से हो रहा होता है कि वो स्वैप मेमोरी इतनी अच्छे से यूज हो रही होती है कि आपको स्लो डाउन महसूस ही नहीं होता, और आपको लगता है भाई साहब कितनी रैम है इस लैपटॉप में, ये तो 67 चल ही जा रहा है। ऐसा कैसे संभव है? ये इसलिए संभव है क्योंकि स्वैप मेमोरी की इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है। अब ये जो M1 चिप है ये बेस्ड है 5 नैनोमीटर प्रोसेस पे, जो कि एक्सप्लेन करता है कि इसमें हीट कम क्यों निकलती है, और क्योंकि CPU और GPU दोनों एक ही रैम मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं तो इसलिए उसको यूनिफाइड मेमोरी इसलिए भी कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन कंपैटिबिलिटी के बारे में। मैं ज्यादातर नेटिव M1 वर्जन्स ढूंढ पा रहा था अपने फेवरेट एप्लीकेशंस के, और जिन ऐप्स को मैं रोजेटा 2 ट्रांसलेशन लेयर से भी चला रहा था वो भी काफी हद तक सही चल रहे थे। पर्सनली मैं यार थोड़ा यूट्यूब म्यूजिक का यूजर हूं, तो मेरे को यूट्यूब म्यूजिक का भी एक अनऑफिशियल रैपर ऐप मिल गया, जो मतलब रैपर ऐसा होता है कि मतलब वो एक वेबकिट व्यू टाइप का, मतलब जैसे मतलब होता है ना क्रोम में होता है वेबकिट व्यू, वैसे ही मतलब
वो सिर्फ एक ब्राउजर विंडो की तरह ही है, बट उसको डेडिकेटेड ऐप की तरह रैप कर दिया गया है। तो M1 बेस्ड मेरे को इसके लिए यूट्यूब म्यूजिक का ऐप मिल गया। सिग्नल में ऐप चलाता हूँ तो सिग्नल का मुझे अनऑफिशियल M1 का पोर्ट भी मिल गया। मतलब अनऑफिशियल या ऑफिशियल तरीके से मेरे को सब चीजों का पोर्ट मिल गया है। और कितने कितने तो iOS ऐप्स ही इस पे चल जाते हैं, जैसे टेलीग्राम का iOS ऐप इस पे चल जाता है। तो ये जो क्रॉस कंपैटिबिलिटी अभी मेंटेन करी ना एप्पल ने, इसकी वजह से मेरा जो ट्रांजिशन था इंटेल से M1 पे वो बहुत ईजिली हो गया। और अगर आप थोड़े मतलब हार्डकोर लेवल के बंदे हो ना, लाइक प्रॉपर गीक हो, तो आप ढूंढ ढांड के सब कुछ चला ही लोगे। और अगर आप गीक नहीं हो तो फिर आपको काफ़ी मेहनत होगी, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मेरी जो कि अब इस पे चलना बंद हो गई। जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स थे फाइनल कट के लिए मैंने खरीद रखे थे, बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर, लेगेसी सॉफ्टवेयर पुराने में यूज़ कर रहा था वीडियोज़ में इफेक्ट्स डालने के लिए। वो अचानक से भाई साहब फाइनल कट का अपडेट आया और इसमें M1 चिप आया, भाई अचानक से वो सारी चीज़ चलना ही बंद हो गई, क्योंकि कंपैटिबल ही नहीं है इसके साथ। कंपैटिबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके डेवलपर्स ने जो कोड लिखा था वो इंटेल के साथ कंपैटिबल था, और अब इस पे वो चल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके डेवलपर्स ने उतनी मेहनत नहीं करी कि उसको अलग से वापस रिकम्पाइल करके M1 के लिए भी बनाए जो यूनिवर्सल कोड है, तो वो किया नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे ऐप्स चलना ही बंद हो गए। बट ठीक है, देखते हैं समय के साथ में भी और कंपैटिबिलिटी बढ़ती जाए। बस कुछ यार एडोबी के ऐप्स में मेरे को दिक्कत आई, क्योंकि उनका M1 का नेटिव वर्जन अब तक सही से निकला नहीं है। और अगर मैं बात करूं हार्डवेयर में ही फोर्स टच ट्रैक पैड के बारे में, तो भाई साहब अगर आप लैपटॉप चला रहे हो और आपने एक बार ये फोर्स टच ट्रैक पैड चलाया, तो आपको ये बात पता होगी, मेरे को ये बात पता है कि नथिंग कम्स क्लोज। कोई ऐसा लैपटॉप नहीं है किसी और मैन्युफैक्चरर का, डेल का, लेनोवो का, सोनी का, या जो भी तोशिबा का कोई भी लैपटॉप बनाती हो कंपनी, HP का, किसी भी लैपटॉप का ट्रैक पैड ऐसे लेवल का नहीं होता जो कि एप्पल का फोर्स टच ट्रैक पैड होता है। भाई जिंदगी का मजा आ जाता है इसको यूज करने में। मुझे एक बार भी अंदर से वो तलब नहीं होती कि मैं माउस यूज करूं, क्योंकि मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई होती है फोर्स टच ट्रैक पैड पे। एडिटिंग तक मेरी फास्ट होती है फोर्स टच ट्रैक पैड पे, ऐसे जेस्चर से कट मारा इतनी तेजी से बहुत ईजिली एडिटिंग हो जाती है, काम बहुत ईजिली हो जाता है। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मैं आराम से कर पाता हूँ फोर्स टच ट्रैक पैड पे, जो कि शायद से बाकी लैपटॉप्स पे जो लेफ्ट और राइट क्लिक वाला सीन है या इतना एडवांस सीन नहीं है, तो वहां पे दिक्कत होती है। अब भाई जो लोग ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि फोर्स टच ट्रैक पैड कैसे काम करता है, तो एक बार मैं छोटा सा रिकैप देता हूँ। फोर्स टच ट्रैक पैड ऐसे काम करता है कि एक्चुअली में बस एक ग्लास की लेयर है और इसके नीचे एक वाइब्रेशन मोटर लगा है। आप जहाँ पे छू रहे हो उसके हिसाब से वाइब्रेशन मोटर उतनी इंटेंसिटी के साथ वाइब्रेट हो रहा होता है, और बंदे को फील क्या होता है कि भाई यार ये ग्लास जो है दब रहा है। वो ग्लास दब नहीं रहा, उसने सिर्फ उतना आपको हैप्टिक फीडबैक दिया वाइब्रेट होके, और आपको लगता है कि वो दब रहा है। तो इस पे आप 2 उंगली से राइट क्लिक कर सकते हैं, एक सिंगल उंगली से किसी चीज को क्लिक कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। 3 उंगली से ऊपर आप स्वाइप करोगे तो वो सारी आपकी ओपन विंडोज आ जाएंगी। और अब तो विंडोज ने भी भाई इन जेस्चर्स को कॉपी करके विंडोज 10 के लेटेस्ट अपडेट्स में डाल दिया है, पिछले मतलब आई थिंक 1 साल से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना आगे था ये ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जेस्चर्स, कि इन्हीं सबको विंडोज ने भी कॉपी करके अपने में घुसा दिया। तो मेरे हिसाब से लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हो और आपने अब तक फोर्स टच ट्रैक पैड नहीं यूज करा है, तो आप एक बहुत ही बड़ी चीज मिस कर रहे हो लाइफ में। अब आइए बात करते हैं बैटरी के बारे में और पावर कंजम्पशन के बारे में। तो भाई साहब बैटरी जो है इस पे वो नट्स है, नट्स एकदम डीज नट्स, मतलब वो बहुत ही जबरदस्त है। और अगर आप इसका प्रो मॉडल लोगे 13 इंच वाला M1 का, तो वो तो भैया एकदम जादूगरी लेवल की बैटरी है, ठीक है। वो क्लेम करते हैं कि 15 घंटे तक की वेब ब्राउजिंग आपको मिल जाएगी और कैजुअल वर्क आप कर पाओगे मैकबुक एयर पे। मुझे यार 14 घंटे करीब बैटरी लाइफ मिली, बट वो भी भाई एकदम खतरनाक चीज होती है कि 14 घंटे आप ब्राउजिंग कर लो। स्टैंड बाय जो बैटरी ड्रेन होता है इसका बहुत ही कम होता है। और अब मैं आपको थोड़े और डिटेल्स बताता हूं। जब मैं सफारी जैसे ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहा था यूट्यूब पे बिंज वॉचिंग करने के लिए, तो मेरे को दिखाई दिया कि पावर कंजम्पशन बहुत कम हो रहा था, बिकॉज जीपीयू यूसेज जो सफारी पे थी और हार्डवेयर डिकोडिंग में हो रही थी वो ऑलमोस्ट 0% यूज हो रही थी। अब अगर आप इसका नेटिव सफारी ऐप पे ही वेब ब्राउज करोगे तो बैटरी ड्रेन बहुत मिनिमल होगा। क्रोम पे ब्राउज करने पे बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा हो रहा था, तो मैंने इसलिए क्रोम तो हटा ही दिया। मैं ओपेरा, जो कि ओपेरा ब्राउजर M1 मैक के लिए बना हुआ, मैं वो ज्यादातर यूज कर रहा था, बिकॉज उसमें भी क्रोम के सारे एक्सटेंशंस चल जाते हैं, तो मेरा काम उस पर आराम से हो रहा था। और क्रोम मैंने देख लिया भाई, क्रोम भाई किसी भी सिस्टम को मार देता है भाई, किसी भी सिस्टम को, मतलब इसकी जान ले ली। मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगा क्रोम में 8 टैब खोलती वो खत्म। तो इसलिए भाई क्रोम तो भाई बड़ा अनऑप्टिमाइज सा है,
एंड अब मेरा दिल नहीं करता क्रोम चलाने का सिर्फ इस वजह से। अब अगर आप सिर्फ वेब ब्राउज कर रहे हैं सफारी पे और अपने लैपटॉप को हल्का फुल्का चलाएंगे और कंटिन्यूसली भी नहीं चलाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई आराम से 2 दिन तक चल जा रहा है ये। और अगर आप ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुन रहे या स्टफ स्ट्रीम नहीं कर रहे इस पे तो आपको दिखाई देगा कि भैया 3 दिन तक भी बैटरी टिक जा रही है। जो बैटरी है 49.9 वॉट आवर की लिथियम पॉलीमर बैटरी है और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि 5 वोल्ट पे चल रही होगी तो ऑलमोस्ट 9980 mAh की इसके अंदर बैटरी होनी चाहिए, जो कि आई थिंक इतने कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर के हिसाब से बहुत ही रिस्पेक्टेबल साइज है। बट एक मेजर नोट करने लायक पॉइंट ये है कि जितने एप्स आप रोजेटा पे चला रहे होंगे, यानी इंटेल वाले एप्स आप चला रहे होंगे, जितने आप ट्रांसलेट होके चल रहे हैं, जितने एप्स का नेटिव वर्जन आप नहीं चला रहे M1 एप्पल सिलिकॉन वाला, उतने ऐप्स बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करेंगे। जितना ज़्यादा आप ऐसे ऐप्स चला रहे होंगे उतनी आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। जितना इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स या यूनिवर्सल ऐप्स आप यूज़ कर रहे होंगे आपको दिखाई देगा बैटरी ड्रेन उतना ही कम है। तो ये एक और पॉइंट जो है वो बहुत ही जानने लायक पॉइंट है। और इसी के अलावा बात करते हैं गेमिंग के बारे में। मैं इस पे खेल रहा था CSGO, भाई साहब 854x425 रेजोल्यूशन पे। ये मेरा प्राइमरी गेमिंग मशीन है। 100 से 200 FPS तक वेरिएबल मेरे को मिल जाता है अलग अलग मैप्स पे, बट गेम प्ले काफ़ी हद तक ठीक ठाक ही होता है। अगर आप एक कूलिंग पैड इस पे यूज कर लो या फिर AC एनवायरनमेंट पे हो तो वो आपको थोड़ा और ज्यादा मदद करेगा। फोर्टनाइट इस पे प्लेएबल है 720p लो सेटिंग्स पे, स्टेबल एकदम 60 FPS। ज्यादातर गेम्स इवन जब वो रोजेटा 2 की ट्रांसलेशन लेयर पे चल रहे होते हैं तो काफी हद तक बढ़िया चल रहे होते हैं। स्लीपिंग डॉग्स जैसी गेम, आर्कम सिटी जैसी गेम, वो भी मैं खेल पा रहा था आराम से 720p मीडियम सेटिंग्स पे। कई गेम्स जैसे कि सुपर हॉट और सुपर हॉट माइंड कंट्रोल डिलीट, वो तो बहुत बढ़िया चल रहे थे। कभी कभी जब ऐसा होता था कि भाई iMac 2020 मॉडल जिसके अंदर के ऑलमोस्ट यार 8 कोर थे, 16 थ्रेड चलती थी उसमें इंटेल वाले में, और मेरे पास उसमें 32 GB रैम था, उससे बेटर कभी कभी कोई अगर 1-2 गेम इस पे चल जाती थी ना तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता था। और मोस्टली वो गेम्स जो इस पे उससे बेटर चलती थी वो ऐसी गेम्स होती थी जिसमें हायर CPU फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती थी। तो मतलब डेफिनेटली इसका CPU ओवर पावर्ड है कई मामलों में। डेफिनेटली उसके अंदर भाई डेडिकेटेड GPU था, रैम ज़्यादा थी, बट CPU के मामले में ये ओवर पावर्ड है काफ़ी ज़्यादा कई मामलों में। तो वो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त बात लगती है। और इवन सिंगल कोर स्कोर वगैरह इसका ज़्यादा हाई है। बट भाई बहुत सारी ऐसी गेम्स भी हैं जो कि 32 बिट की हैं तो अब वो चलती ही नहीं इस पे। और कई सारी तो ऐसी गेम्स भी थी जो कि मैक के लिए कंपैटिबल थी बट रोजेटा के साथ भी नहीं चलती। तो कभी कभी इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बड़े टेक्निकल होना पड़ता था। जैसे कि CSGO में मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था, फिर भाई मेरे को एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में जाके स्टीम को पूरा माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ करना पड़ा। फिर CSGO को जो CSGO टर्मिनल में चलता है, टर्मिनल ऐप को पूरा माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ करना पड़ा। तो फिर जाके वो मेरे इश्यूज रिजॉल्व और मैं आराम से इस पे CSGO खेल पा रहा था। तो बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है जिनको रिजॉल्व अगर आप नहीं कर पाएगा, जैसे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल यूजर इसको खरीदे, वो रिजॉल्व ना कर पाए और उसके बाद फिर वो कहेगा कि भाई M1 मैकबुक एयर बेकार है, इस पे ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा। तो ये समझना जरूरी है कि अभी दिस इज द फर्स्ट लैपटॉप ऑफ इट्स काइंड, सबसे पहला लैपटॉप आया जो M1 चिप के साथ आया है। तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के मुकाबले, जैसे कि इंटेल है जिसके लिए हज़ारों ऐप्स हैं, इसके लिए भी वो सारे हज़ारों ऐप्स काम कर जाएंगे, पर कई जगहों पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आइए बात करने मेरे फेवरेट टॉपिक के बारे में, वीडियो इनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो भाई आप इस पे फुल HD वीडियोस अगर H.264 कोडेक के अंदर आप इस पे इनकोड वगैरह करेंगे तो मैं नोटिस कर रहा था कि भाई उसको तो देखने में ऐसा लग रहा था कि भाई कोई रिसोर्सेज ही नहीं इस्तेमाल हो रहा इसमें, इतना जबरदस्त हार्डवेयर एक्सेलरेशन है। 4K VP9 वीडियोस अगर आप इस पे थोड़ा डिकोड वगैरह कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई CPU GPU यूसेज जो है उसमें ज़्यादा है। VP9 वो कोडेक है जो कि YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़ करता है वीडियोस को डिलीवर करने के लिए, वो और भी कोडेक्स यूज़ करता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो 8K VP9 वीडियोस तक को ये डिकोड कर सकता है हार्डवेयर लेवल पे, और वो मतलब प्लेबैक आराम से हो जाती है। तो वो एक बढ़िया बात है इसकी। और अगर मैं और बात करूँ तो एक नया वीडियो फॉर्मेट है जिसका नाम है AV1। तो अब जब से YouTube ने ये लाना शुरू कर दिया ना कि एडवांस्ड रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन, डाटा सेवर, तो एक्चुअली में जो उनका लो रेजोल्यूशन है वो AV1 फॉर्मेट में आ रहा है। AV1 फॉर्मेट एक नया ओपन सोर्स फॉर्मेट है वीडियो का जो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है, बट वो एक्चुअली में डिवाइस की रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे कि आपके डिवाइस का CPU GPU ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, बट वो इतना कंप्रेस्ड वीडियो होगा कि 360p में बड़ी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी, 480p में बड़ी अच्छी क्वालिटी आ रही होगी, क्योंकि वो AV1 कोडेक में सर्व किया जा रहा है। और AV1 कोडेक जो है वो जबरदस्त कंप्रेशन करता है। तो अगर AV1 कोडेक के सपोर्ट की बात की जाए तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि वो भविष्य में एकदम स्टैंडर्ड बन जाएगा वेब पे वीडियो स्ट्रीम करने के लिए। तो
तो AV1 कोडेक जो है वो 4K तक सही से चल जाता है, बट 8K AV1 डिकोडिंग इस पे नहीं हो पाती है। और VP9 वीडियो डिकोडिंग जो है वो हार्डवेयर लेवल पे उतना अच्छे से चल नहीं रही थी, बट जो प्लेबैक है वो सफारी ब्राउजर पे अच्छे से सपोर्टेड है, तो वो चीज़ एक मेरे को सही लगी। अब अगर मैं बात करूँ फोटो एडिटर्स के लिए कि भाई जो लोग फोटोज वगैरह एडिट करते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, तो भाई इस पे अडोबी का लाइटरूम और फोटोशॉप आराम से चल रहे थे मशीन पे। और M1 चिपसेट का जो सपोर्ट है वो थोड़ा टाइम लेगा भाई रोल आउट करने के लिए इन एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि अब तक इनका जो एकदम नेटिव वर्जन होगा जो कि M1 पे बहुत तगड़े तरीके से चलेगा वो अब तक शायद आउट नहीं हुआ है। डेफिनेटली जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब तो वो वर्जन निकला नहीं था। और अभी भी जितने अडोबी ऐप्स हैं उनमें कहीं कहीं पे हल्का फुल्का ग्लिचेस आ रहे हैं, बट एक बारी जब M1 ऑप्टिमाइज प्रॉपर अडोबी का लाइटरूम फोटोशॉप सब कुछ निकल जाएगा तो मजा ही अलग आ जाएगा। अब आइए बात करते हैं ब्राउजिंग के बारे में। मैंने इसमें भाई कभी क्रोम नहीं यूज करा, क्योंकि भाई मेरे को, मैं बता चुका हूँ ओपेरा पसंद है और ओपेरा पे मैं क्रोम एक्सटेंशन जब चला पा रहा हूँ तो मजा आ रहा था। अब भाई मैं वैसे लेवल का इंसान नहीं हूँ जो एक बारी में हजारों करोड़ों टैब्स खोल के रखता है। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैंने एक टैब पे काम किया और मतलब जैसे होता है ना एकदम बिल्कुल ऑब्सेसिव टाइप का कि अच्छा इस टैब पे सारा काम हो गया, इसको बंद कर, इसको बंद कर। मैं जबरदस्ती टैब नहीं खुले रखता भाई, मेरे को ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। तो मैंने एक टैब पे काम कर रहा हूँ तो हाँ भाई इस पे जरूरी है तो काम करो, इस टैब का काम खत्म हुआ बंद कर दो। मेरे को ना ऐसा लगता है मेरे दिमाग वो जग घिर रहा है। अगर मेरे 8 या 7-8 टैब अगर खुल गए होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार दिमाग में स्पेस ले रहा है, जो चीज़ जरूरी है वही सामने रखो, बाकी बंद कर दो। तो मैं इस टाइप का ब्राउजिंग करने वाला बंदा हूँ। और डेफिनेटली अगर आप सफारी पे ब्राउजिंग कर रहे होंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ और स्पेशली उन ऐप्स के लिए बात करूँ जो रोजेटा 2 पे ट्रांसलेट होकर चल रहे हैं, तो रोजेटा 2 ट्रांसलेटेड ऐप्स चलाने पे भी आपको 70-80% परफॉर्मेंस मिल जाती थी उसकी, जो कि उसके नेटिव कोड पे आपको इंटेल पे चलाने पे मिलेगी। अब भाई रोजेटा 2 चल कैसे रहा है ये भी समझना जरूरी है। वो अहेड ऑफ टाइम बाइनरी ट्रांसलेशन करता है, यानी कि जो कोड होता है जो कि x86 सीपीयू के लिखा है, x86 सीपीयू यानी इंटेल या AMD सीपीयू के लिए लिखा गया है, x86 x64 सीपीयू के लिए जो कोड लिखा गया है उसको रन करने से पहले वो कंपाइल करके ARM प्रोसेसर के रीड करने लायक कोड बनाता है। तो जस्ट अहेड ऑफ टाइम वो उसकी ट्रांसलेशन कर रहा होता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंस्टॉलेशन टाइम होती है ना वो थोड़ा सा ज्यादा लेता है, क्योंकि इंस्टॉल के टाइम पे वो ट्रांसलेशन कर रहा होता है कोड का, ताकि बाद में सब्सिक्वेंट जब आप ऐप को बार बार चलाएं तो सुपर स्मूथली चले। ठीक है, अब इम्यूलेशन पे चलाने पे भी भाई साहब मेरे को इस पे परफॉर्मेंस जो मिल रही थी ऑलमोस्ट हर एक कंपेरेबल लैपटॉप जो है इस प्राइस रेंज में, और जितनी भी कंपनियों का लैपटॉप है, मतलब भाई अगर आप ये बात सोचो इसका 8 256 GB वाला मॉडल ऑलमोस्ट 90,000 के करीब करीब मिलता है, डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर लगा के मिनिमम आपको 78,000 तक पे मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट डिस्काउंट HDFC कार्ड डिस्काउंट लगा दो, जो मैंने लगाया अपने भाई को पकड़ के, उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया मैंने। वो कॉलेज में पढ़ता है तो उसको मैं ले गया वहाँ पे और उसके नाम पे हमने लैपटॉप लिया, बढ़िया एकदम मजा आ गया जिंदगी का। और ऑलमोस्ट 78,000 करीब पे लैपटॉप पड़ा, और उस प्राइस रेंज में क्या ऑलमोस्ट 90,000 तक की प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा लैपटॉप है जो कि नेटिवली भी इतना हाई परफॉर्मेंस दे रहा हो। सिर्फ अगर आप गेमिंग लैपटॉप लोगे तो उनमें इससे ज्यादा कहीं परफॉर्मेंस आपको मिल रही होगी, बट अगर आप नॉर्मली बाकी लैपटॉप्स ले रहे हो उसमें ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती भाई। और मतलब इतना अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप जिसमें इतना सब कुछ संभव है, तो वो चीज इसको बाकी कंपटीशन से काफी आगे कर देती है। और इस लेवल की परफॉर्मेंस देना इतने पतले दुबले फॉर्म फैक्टर में, यही चीज मेरे को बहुत क्रेजी लेवल की लगती है, और सही में इस पे काम किया गया है। अब कितने लोग सोच रहे होंगे भाई एप्पल ये कर कैसे पा रहा है, ये जादू चल रहा है, क्या चल रहा है, ये संभव कैसे है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो भाई इतना जो मैंने टाइम लगाया है, इतने टाइम से मैं चला रहा हूँ, मैं रिसर्च प्रॉपर करी और मेरे को समझ में आया कि एप्पल ये कर कैसे पा रहा है। ये इसलिए एप्पल कर पा रहा है क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। जैसे कि जो उनका सॉफ्टवेयर करता है ना, वो उसके हिसाब से उन्होंने अपने हार्डवेयर को इस बार ऑप्टिमाइज किया है। जैसे कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिटेन और रिलीज, किसी चीज को होल्ड करना और फिर रिलीज कर देना। रिटेन और रिलीज जो है बहुत ही टाइनी लेवल के एक्शंस होते हैं, जो कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो मैक ओएस है, वो कर रहा होता है। इवन iOS का कोड भी यही चीज कर रहा होता है, इसलिए इनको कम रैम चाहिए होती है। क्यों भाई? क्योंकि रिटेन और रिलीज ऐसा एक्शन है जो कि इनका प्लेटफॉर्म लगातार कर रहा है। तो एप्पल ने जो अपना कस्टम सिलिकॉन M1 बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि रिटेन और रिलीज बड़ी तेजी से हो जाए। तो इस प्रोसेस को इन्होंने 5 गुना फास्ट बना दिया M1 पे कंपेयर टू इंटेल के जो प्रोसेसर्स थे। तो इसकी वजह से परफॉर्मेंस से लेकर बैटरी लाइफ तक सब कुछ जबरदस्त हो गया। अब इसको समझना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है। रेफरेंस काउंटिंग करके एक चीज होती है और एक होती है गार्बेज कलेक्शन। रेफरेंस काउंटिंग क्या होती है कि मेमोरी में कहीं पे एक चीज की पोजीशन है,
iOS और macOS ऐसे काम कर रहे थे, मेमोरी में कहीं पे कोई एक चीज पोजीशन है, उसका जो रेफरेंस काउंटिंग हो रहा है ना, तो उस हिसाब से उसका पोजीशन पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक चीज को, उस चीज को एक्सेस करना होगा, उन सबको उसका पोजीशन पता है और एक्सेस कर सकते हैं। वहीं जो विंडोज या एंड्रॉयड वगैरह है, वो जिस प्रोसेस पे चलते हैं उसको बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस बड़ा ही इनएफिशिएंट सा प्रोसेस है। गार्बेज कलेक्शन में क्या हो रहा है कि रैम है, रैम में माल भरा हुआ है, इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, रैम भरने लग गई, 8 GB रैम थी, अरे भरने लग गई, चल गई गार्बेज कलेक्शन करो, यानी कि जो चीज़ काम की नहीं है आप उसको उसमें से हटाओ। ये बड़ा ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। और वहीं रेफरेंस काउंटिंग में क्या हो रहा था, रेफरेंस काउंटिंग में क्या हो रहा था, किसी भी एक चीज की सिंगुलर पोजीशन है मेमोरी में जिसको सब लोग रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उन्होंने एक्सप्लिसिटली अपने हार्डवेयर को ऐसा बनाया कि वो रेफरेंस काउंटिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, तो एप्पल अपने रैम कंजम्पशन को एकदम कम रख पा रहा है, और इसलिए 8 GB का भी मैकबुक एयर इतना खतरनाक तरीके से चल रहा होता है। और इसके अंदर अगर आप ऐड करो इस बात को कि इसमें स्वैप मेमोरी भी है और सुपर फास्ट SSD भी है, तो थिंग्स जो हैं, जो चीजें जिसमें चल रही हो, एक्सपोनेंशियली बेटर चल रही होती हैं। अब देखो भाई, स्वैप मेमोरी जो है वो अपने खुद के चैलेंजेस के साथ भी आता है, जैसे कि सुनने में ये भी आया था बीच में कि SSD आपकी जल्दी डिटेरियोरेट हो जाएगी क्योंकि इतने इतने टेराबाइट्स उस पर राइट किए जा रहे होंगे। बट जो लेटेस्ट मैकओएस का अपडेट आया बिग सर 11.4, उसमें उन्होंने काफी हद तक स्वैप मेमोरी के इश्यूज को फिक्स कर दिया, जो कि कर्नल लेवल का इशू था कि कर्नल लेवल पे ओएस वो बहुत ज्यादा डेटा रीड कर रहा था, तो काफी हद तक अब फिक्स हो चुका है। एंड आई थिंक आपकी SSDs आराम से 3-4 साल से ऊपर चल जानी चाहिए जब अगर आप ये मैकबुक एयर M1 लेंगे तो। अब वहीं जब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त क्यों है, तो अगर परफॉर्मेंस पे ही मैं और बात करूं तो इस मशीन से बेस्ट एकदम अगर आपको परफॉर्मेंस निकालनी है तो मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि नेटिव आर्म बेस्ड कोड ढूंढो। जैसे कि फॉर एग्जांपल VLC का भी एक मैक OS का M1 वाला वर्जन अवेलेबल है, वो डालना। क्रोम का भी M1 वाला वर्जन अवेलेबल है, वो डालना। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम चला रहे हो या फिर सफारी चला रहे हो तो 4K VP9 वीडियोस आप यूट्यूब पे अगर आप सफारी पे देखोगे तो पावर यूसेज कम होगा उसमें, वहीं क्रोम पे देख रहे होगे ज्यादा पावर यूसेज होगा, जबकि दोनों ही हार्डवेयर बेस्ड डिकोडिंग कर रहे होते हैं उसी VP9 कोडेक की। तो अगर आप अपनी हैबिट्स को सुधार लेंगे तो आपका इस पे परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ दोनों ही जबरदस्त होगा। कई लोग कहेंगे यार सफारी बेकार है, इस पे ये चलता नहीं वो चलता नहीं, आप ओपेरा यूज कर सकते हैं या कोई और ब्राउजर यूज कर सकते हैं जो कि क्रोम वाले ही सिमिलर इंजन पे बना हो, तो आपके लिए बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ चलेगा एकदम दबा के स्मूथली। लेकिन अगर आपको क्रोम ही यूज करना है तो आपकी बैटरी थोड़ी ज्यादा खपेगी जल्दी, और आपको परफॉर्मेंस भी कहीं कहीं पॉइंट्स पे लाइक बिल्कुल हैवी आप 8-10 ऐप चला रहे हो और क्रोम में भी 10-20 टैब खोल लिए, तब थोड़ा सा स्लो डाउन आपको महसूस हो सकता है। अब अगर आपने यहाँ तक देख लिया, गेमर्स के लिए बात कर ली, वीडियो एडिटर्स के लिए बात कर ली, फोटो एडिटिंग वालों के लिए बात कर ली, अब आप सोच रहे होंगे डेवलपर्स के बारे में कौन बताएगा भैया। तो मैं डेवलपर नहीं हूं, लेकिन मैं डेवलपर्स के बारे में जरूर बताऊंगा कि उनके लिए मशीन कैसा है। तो अगर आप डेवलपर हैं तो अब यहाँ पे नेटिव सपोर्ट है होम ब्रू के लिए, डॉकर के लिए और उन n नंबर ऑफ पैकेजेस के लिए जिनको कि आप ब्रू कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब भाई मैं हूँ हैवी यूजर, डेवलपर ना होने के बावजूद मेरे सिस्टम पे होम ब्रू डला होता है, एक्सकोड डला होता है, डॉकर डला होता है और मेरे सिस्टम पे बहुत कुछ डला होता है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ अवैध तरीके की चीजें चलाता हूँ, टूल्स वगैरह, जिनको चलाने के लिए ये सब कुछ चाहिए होता है। मैं कितनी वीडियोस को कन्वर्ट करता हूँ FFmpeg से और लिबैव कोडेक से। लिबैव जो एक लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर आपके सारे वेब एम फॉर्मेट यूट्यूब का डिलीवरी फॉर्मेट है, और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं जो कि उसकी मदद से चल रहे होते हैं। तो मैं इतनी सारी चीज़ें जो यूज़ कर रहा था उसके लिए मुझे बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, और वो सब बहुत ही ईजिली मैकबुक एयर M1 पे संभव था। और FFmpeg, लिबैव और अन्य लाइब्रेरीज को मैं वो कर सकता हूँ। ये रे एक्सकोड के बिल्ड टाइम्स जिनकी फोटो मैंने हमारे Dev 2D भैया से ली है, बहुत ही जबरदस्त, इन्होंने काफी बढ़िया सारी चीजें करी थी। इवन जो 16 इंच का मैकबुक प्रो है वो इसके सामने एकदम मतलब चुन्नू मुन्नू सा है इसके सामने। इसकी जो परफॉर्मेंस है एक्सकोड बिल्ड टाइम्स में तो बहुत ही खतरनाक लेवल की यहाँ पे कोडर्स के लिए परफॉर्मेंस मिल रही है। और इसी के अलावा अगर मैं अन्य चीज़ों की बात करूं कि अगर आप एकदम ही हार्ड कोर वाले वीडियो एडिटर हैं, हार्ड कोर मतलब छोटी वीडियो तो आप बनाते नहीं, 4-5 मिनट की वीडियो देख के तो आपका ऐसे आप ऐसे थूक फेंक देते हैं 4-5 मिनट की वीडियो देख के। अगर आप हार्ड कोर वीडियो एडिटर हैं, एक वीडियो में आप जब तक 100-150 ट्रांजिशन ना डालें तब तक आपकी आत्मा को ठंडक ना पड़े। अगर आप वैसे व्यक्ति हैं मेरी तरह तो आपके लिए कैसा है सिस्टम वो भी मैं आपको बताता हूँ। 4.2K
ProRes रॉ फुटेज जो कि A7S3 जैसा कैमरा है उसको आप FCP पे डायरेक्ट डाल दोगे और आराम से एडिट हो जाएगा। 8K HEVC फुटेज, HEVC एक नया कोडेक होता है, तो HEVC कोडेक के अंदर कंप्रेस्ड 8K फुटेज भी FCPX पे आराम से एडिट हो जाएगा। ब्लैक मैजिक रॉ फुटेज जो कि अगर आपके पास मान लो ब्लैक मैजिक का सिनेमा कैमरा होगा उससे निकलेगा, वो आपका दाविंची रिजॉल्व ऐप पे आराम से एडिट हो जाएगा। कैनन का रॉ फुटेज रिजॉल्व ऐप पे आराम से एडिट हो जाएगा। मैं भाई खुद की अपनी बात करूं तो मैं 4K वीडियोस XAVC कोडेक में शूट करता हूं, 4K 25 FPS 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे, बड़े ही प्यार से मक्खन की तरह एडिट होती है फाइनल कट प्रो में। और कितने लोगों ने ऑनलाइन अभी यार ये बहुत बकवास कर दी थी कि एडिटिंग के लिए सही नहीं है M1 वाला चिप। भाई वो उसके लिए सही नहीं है जो उस मशीन को अच्छे से यूज नहीं कर सकता। अगर आपको अपने मशीन की कैपेबिलिटी पूरी तरह से यूज करनी आती है तो आप इस पर खतरनाक वीडियो बना सकते हो। मैंने 50 मिनट का ROG का रिव्यू बनाया था, इसी मशीन पे एडिट करा था। ये रही टाइमलाइन आपके सामने, देख रहे हो कितने कॉम्प्लेक्स एडिट्स हैं, देख रहे हो कितने ट्रांजिशंस हैं। इतनी बड़ी वीडियो इस पे एडिट कर दी 256 GB वाले इसके स्टोरेज पे। एंड ये मैं बताना चाहूंगा कि जब अगर आप 50 मिनट 60 मिनट के मार्क तक जाते हो ना इतनी बड़ी वीडियो एडिट करते करते, तो इसके जो 256 GB ऑलमोस्ट पूरा भर जाता है ऑप्टिमाइज्ड फुटेज से जो ये बैकग्राउंड में रेंडर करके बना रहा होता है। तो ये बात डेफिनेटली है कि एक टाइम लिमिट है इसके ऊपर भी, लेकिन उस टाइम लिमिट को भी आप मिटिगेट कर सकते हो इस पे एक्सटर्नल स्टोरेज लगा के, और आप लाइब्रेरी वहां पे सेट कर दो, और जो रेंडर फाइल्स ये बना रहा है उसको किसी और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे सेट कर दो, तो संभव है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी थी, जब आप इस पे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अगर कनेक्ट करते हो तो एडिटिंग की स्पीड, डिकोडिंग वगैरह की स्पीड थोड़ी उस बात पे डिपेंड कर जाएगी कि उसकी रीड राइट स्पीड कितनी है। अगर आप एक्सटर्नल इसमें 5 टेराबाइट की SSD लगा के एडिटिंग करते हो तो मजा आ जाएगा जिंदगी में। मैं 5 टेराबाइट की एक हार्ड ड्राइव लगा रहा था और 1 टेराबाइट की एक और हार्ड ड्राइव लगा रहा था। मेरा तो एडिटिंग सिस्टम ही खतरनाक था कि 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव में मैं एक्सपोर्ट करता था फुटेज को जो मेरा फाइनली बन गया होता था। 5 टेराबाइट के हार्ड ड्राइव पे मैं सोर्स फाइल्स लगता था अपनी जितनी भी एडिटिंग वाली फाइल्स है, और जो मेरी इंटरनल 256 GB की SSD है उसके ऊपर मैं रखता था कि जो रेंडर करके फाइल्स बना रहा है, तो जो रियल टाइम में वो बैकग्राउंड में रेंडर करके ऑप्टिमाइज्ड ProRes 422 में बना रहा होता था वो मेरी इंटरनल पे जा रहा होता था। तो भाई साहब सिर्फ उतना करने में ही, सिर्फ रेंडर फाइल से भी कई बार ये पूरा इतने हैवी मेरे प्रोजेक्ट्स होते थे कि 256 GB में ऑलमोस्ट 240 GB तक भर देता था। तो ये भी संभव है अगर आप बिल्कुल हार्डकोर वीडियो एडिटर हो तो। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी हार्डकोर एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो ऐसा होगा कि आप अपने फाइनल कट प्रो में जाके लीव सोर्स फाइल सेट प्लेस वाले ऑप्शन पे टिक लगाइए, ठीक है। और आपकी एडिटिंग स्पीड इस बात से लिमिट तो डेफिनेटली हो जाएगी कि मैक्सिमम रीड राइट स्पीड आपकी हार्ड डिस्क की कितनी होगी, ठीक है। और मैं कहूंगा कि ProRes 422 में बैकग्राउंड रेंडरिंग करने के बजाय 422 LT में करिए। क्वालिटी का लॉस बिल्कुल जरा सा होगा लेकिन आप बड़ी बड़ी वीडियोस एडिट कर पाएंगे। मैक्सिमम टाइमलाइन साइज अराउंड 50 से 60 मिनट तक का है, और उसके बाद तो भाई सिस्टम एकदम स्लो हो जाता है क्योंकि भाई साहब स्टोरेज ऑलमोस्ट 95% तक भर जाता है, तो वो भी है। अब एक और पॉइंट जो वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये कि मैंने सबसे सस्ता वर्जन क्यों लिया मैकबुक एयर का। मैंने लिया 8/256 वाला मॉडल मैकबुक एयर का M1 का, और उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि भाई ये भी मेरे लिए बढ़िया था जिस हिसाब का मेरा यूज केस है, वो वीडियो एडिटिंग के लिए, हैवी टाइपिंग के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए सब कुछ संभव था। बेस मॉडल में 7 कोर का GPU है, 8 के अलावा बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, और स्टोरेज 256 GB है। रैम को इन्होंने यूनिफाइड मेमोरी बोला है क्योंकि वो तो भाई M1 SoCP है, और जो मेरे को 8 GB रैम मिली वो मुझे परफेक्टली फाइन लगी ज्यादातर अपने यूज केसेस के लिए। सच्चाई बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक दशक में एक बार आने वाला प्रोडक्ट है जिसमें कि इवन एंट्री लेवल का मॉडल भी इतना जबरदस्त ऑप्शन है और उससे इतना सब कुछ संभव है, तो वो मुझे बहुत जबरदस्त लगा। अब एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है हार्डवेयर लिमिटेशंस, कि क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पे हार्डवेयर लिमिटेशंस हैं कुछ, तो वो क्या क्या है। तो वो ये है कि बूट कैम्प यार अभी तक इस पे चल नहीं रहा है, और विंडोज को नेटिवली नहीं चला सकते हो, लेकिन पैरेलल्स का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करके आप विंडोज पे अब आराम से चला सकते हो। और लेकिन फिर भी कुछ एप्स अभी भी रन नहीं करेंगी, और कुछ गेम्स जैसे कि वैलोरेंट वगैरह जिनके अंदर हार्डवेयर लेवल का एंटी चीट लगा होता है वो पैरेलल्स पे काम नहीं करेंगी उसके वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट पे। और लॉन्च पे तो यार इन्होंने चौड़ में बोल दिया था कि M1 के ऊपर आईफोन और iPad के ऐप सारे प्यार से चलेंगे, बट कितने कितने ऐप डेवलपर्स ने ये डिसाइड करा कि भैया वो ये अलाउ ही नहीं करेंगे, और उन ऐप्स को अब साइड लोड करना बहुत ही ज्यादा दुखद बात हो गई है। अब जैसे आप YouTube म्यूजिक के ऐप को देख लो, भाई YouTube म्यूजिक का ऐप iOS पे अवेलेबल है, बट उन्होंने साइड लोड करने का ऑप्शन ही हटा दिया कि अब आप उसको साइड लोड करके नहीं चला सकते M1 मैक पे। वो चाहते ही नहीं, क्यों? ये एप्पल ने नहीं हटाया, ये YouTube ने हटाया।
यूट्यूब के हाथ में डिसीजन है, गूगल के हाथ में डिसीजन है, वो नहीं चाहते कि उनका iOS ऐप ऐसे इस्तेमाल हो, वो चाहते हैं कि कुछ और तरीके से इस्तेमाल हो। तो भाई हमने तो वही कुछ जुगाड़ करके किसी और रैपर ऐप के बेसिस पे यूट्यूब म्यूजिक को चला लिया, बट कई कई जगहों पे कई कई ऐप्स में ऐसा आपको दिक्कत लगेगी कि उसका iOS वर्जन है जिसको आप आराम से इस M1 मैकबुक एयर पे चला सकते हो। लेकिन फिर सीन क्या है कि डेवलपर ने चूज किया कि भाई नहीं, मुझे ये M1 मैक पे अवेलेबल नहीं करवाना है, तो आपको ऐप स्टोर पे दिखेगा नहीं और आप उसको चला नहीं पाएंगे। तो कई बार ऐसा दुख होगा कि ऑप्शन होने के बावजूद आप चीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। अब एक और पॉइंट के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको बोलते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस। क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाया इस रिव्यू को बनाने में, इस एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने में और इसको एडिट करने में, तो भाई अब पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा, ये जो बचे हुए बाल है ये भी ना झड़ जाए भाई, ऐसा हाल हो गया भाई, गरीबी वाला हाल हो गया। हाँ तो भाई क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है कि जैसे कि अगर हम मैक ओएस के नेटिव टास्क शेड्यूलिंग पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, मैक ओएस के अंदर 4 लेवल की टास्क प्रायोरिटाइजेशन होती है, लो से लेके हाई तक। यानी कि किसी भी टास्क को वो कैसे कैटेगराइज करता है मैकओएस कि बैकग्राउंड टास्क है, यूटिलिटी टास्क है, यूजर के द्वारा इनिशिएटेड टास्क है, या फिर यूजर इंटरैक्टिव टास्क है। और एक और 5वां लेवल है मैकओएस पे जो कि होता है डिफॉल्ट, यानी कि जब आपने कोई ऑप्शन नहीं एक्सप्लेन करा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस का कि कैसा करना है, तो मैकओएस खुद डिसाइड करता है कि भैया कोई टास्क जो आपने सिस्टम पे चलाया वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब क्या है ना, इंटेल वर्सेस एप्पल के M1 चिपसेट में इतना फर्क क्यों आया परफॉर्मेंस में? क्योंकि ये जो QoS है ना, वो इंटेल अलग तरीके से हैंडल करता है और M1 चिप अलग तरीके से हैंडल करता है। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि जैसे कि मान लो ऑक्टा कोर तुम्हारे पास इंटेल CPU था, ठीक है, जब सिस्टम आइडल बैठा हुआ है ना, तो मैकओएस जो है ना, वो किसी भी टास्क जो उसके पास पेंडिंग टास्क पड़े होंगे या बैकग्राउंड के टास्क होंगे, वो सारे 8 कोर्स के अक्रॉस उसको रन करता रहेगा, रिगार्डलेस इस बात की कि क्वालिटी ऑफ सर्विस लेवल कौन सा सेट है या सेटिंग क्या है। बट M1 पे क्या सीन है ना कि अगर सिस्टम एंटायरली खाली भी बैठा हुआ है ना, तो बैकग्राउंड टास्क जो चल रहे हैं, बैकग्राउंड प्रायोरिटी के टास्क जो हैं, वो सारे के सारे M1 के जो 4 एफिशिएंसी डेडिकेटेड लो पावर आईस्टॉर्म कोर है उस पे चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो 4 हाई परफॉर्मेंस के फायरस्टॉर्म कोर्स थे वो आइडल बैठे हुए हैं। इससे क्या होता है कि नॉर्मली जो आप अचानक से ऐसे अपने मैक पे बर्स्ट लोड दोगे, यानी अचानक से कोई हैवी ऐप खोलोगे या कोई चीज कर रहोगे, अचानक से ही कर्सर को हिला के कहीं और पहुंचाओगे, वो चीज फास्टली हो सकती है। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड की जब चीजें चल रही थी, बैकग्राउंड प्रायोरिटी की, वो लो पावर कोर्स पे चल रही थी, और जैसे ही आपने कोई एक्शन दिया वो सीधे हाई पावर कोर पे जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी डिले नहीं आता और मैक ओएस इन जनरल ज्यादा स्मूथ लगता है M1 चिप पे, इसी वजह से। वहीं इंटेल पे क्या हो रहा था कि अगर 8 कोर है तो 8 में से कोई भी कोर किसी टाइम पे एक्टिव हो रहा था बैकग्राउंड प्रायोरिटी के टास्क को हैंडल करने के लिए, तो जो स्पेसिफिक नहीं था कि कोई अगर हाई पावर कोर होगा तो वही खाली बैठा होगा आपकी यूजर इनिशिएटेड टास्क को हैंडल करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है ना हैंडलिंग में, इसी की वजह से परफॉर्मेंस में इतना डिफरेंस आया। अब क्योंकि आपके 4 हाई परफॉर्मेंस फायरस्टॉर्म कोर्स आइडल बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि डे टू डे परफॉर्मेंस जो है ज्यादातर आपको ज्यादा स्नैपी लगेगी इस पे, और वो इसलिए क्योंकि हायर परफॉर्मेंस कोर्स जो है वो ज्यादातर फ्री बैठे हुए हैं। और M1 चिप की वजह से इस लैपटॉप के अंदर इंस्टेंट वेकअप फ्रॉम स्लीप है कि भाई डिस्प्ले खोली स्लीप से और झटके से ये वेकअप हो जाता है, और इंटेल वाले लैपटॉप की तरह नहीं कि 2-3 सेकंड में वो जाग रहा है, यहाँ पे ऐसे खोलते ही ऐसे मतलब मोबाइल की तरह ऑन हो जाता है। तो वो चीज मुझे जबरदस्त लगती है। आइए बात करते हैं बाइंग डिसीजन के बारे में। क्या अगर आपने इतनी बड़ी वीडियो अब तक देख ही ली तो भैया तुम वेले नहीं हो, तुम बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हो। तुमने अगर इतनी बड़ी वीडियो देख ली, इसका मतलब है कि तुम मन में एक मंशा लेके आए थे कि ये लैपटॉप खरीदना है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब तक शायद से आपकी चाय भी खत्म होगी, कॉफी भी खत्म होगी, पानी पड़ा हुआ तुम्हारे सामने, प्यास लग गई होगी, भाई गला सूख गया होगा, जाओ थोड़ा पानी पी लो यार, मैं थोड़ा बैठता हूँ साइड में, थोड़ा मैं आराम से। One eternity later. हाँ, तो अगर आप पानी वानी सब कुछ पी के आ गए हैं, सब कुछ आपने कर लिया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस व्यक्ति को कौन सा मॉडल इसका लेना चाहिए। बेस मॉडल तब लेना जो अगर आपके पास पैसा कम हो, और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको फायदा होगा 16 GB रैम के अपग्रेड से, क्योंकि इस परचेज पे अगर आप 16 GB रैम अपग्रेड करा लेते हो तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट उसमें मिल जाएगा। बट मुझे क्या लगता है कि जैसे अब नया मैकबुक एयर है ना, एकदम लाइक हॉराइजन पे ही है, तो मैं कहूँगा कि भाई अपना होल्ड योर हॉर्सेस, अचानक से कोई परचेज डिसीजन मत लो। अब जो फैनलेस डिज़ाइन जो है इसका, वो उसने मेरे को चींटियों से भी बचाया। अभी अगर आपको याद होगा, मैंने कई साल पहले एक वीडियो बनाई थी कि चींटियों से कैसे बचना है, और इस डिजाइन की वजह से मैंने एक चीज नोटिस करी कि एक दिन जैसे थोड़ा सा मेरे से खाना गिर गया था आसपास, तो चींटियां आ गई थी लैपटॉप तक, लैपटॉप के पास तक आ गई थी, आसपास मंडरा भी रही थी, बट वो लैपटॉप के अंदर जाके भी बाहर आ जा रही थी, क्योंकि लैपटॉप के अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं है भाई। ऐसा फैनलेस डिजाइन होने की वजह से लैपटॉप के अंदर वो नहीं घुस पा रही थी।
और चींटियां बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, पर मैं खुश था क्योंकि मैंने ऐसे इसको खोला, फैनलेस डिजाइन है, और मैंने इस पर पूरी तरह से सैनिटाइजर ऐसे छिड़क दिया। जो थोड़ी बहुत चींटियां कीबोर्ड के जस्ट नीचे नीचे गई होंगी वो भग के निकल आई और मेरा लैपटॉप 2 सेकंड में साफ हो गया, मैं बच गया भाई फैनलेस डिजाइन की वजह से। वहीं फैन वाले डिजाइन में चींटियां अगर एक बार अंदर घुस जाती, भाई सब आत्मा अलग हो जाती फिर उनको निकालने में। और मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी पुरानी अपनी एक वीडियो में, वही टेक्निक फॉलो करनी पड़ती और 4-5 दिन के लिए मैं अपने लैपटॉप को इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो वो बड़ा दुखद हाल हो जाता मेरा। अगर मैं बाइंग डिसीजन में डिजाइन को फैक्टर इन करूं तो मैं एब्सोल्युटली प्रेम करता हूं इस डिजाइन से। और एक चीज जो शायद से मेरे को डिफरेंट इसमें चाहिए होती है वो ये कि काश इसमें बेजल्स जो है वो इतने बड़े नहीं होते, तो इसके अंदर एक 14 इंच की डिस्प्ले इसके अंदर फिट हो जाती। बट उस चीज के अलावा फॉर श्योर जो प्रो मॉडल्स हैं उसके अंदर मुझे लगता है फ्लैट डिजाइन का अपडेट आना चाहिए। बट कुछ एक बात है इस क्लासिक वेज शेप डिजाइन के बारे में जिसके बारे में मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता, जो मुझे बहुत पसंद आता है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई नया आईपैड प्रो लें M1 चिप के साथ या फिर M1 एयर वाला आप मैकबुक लें, तो भाई एक बात याद रखना कि आईपैड चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, एक कंजम्पशन डिवाइस है। कंटेंट क्रिएशन के लिए उतना मजा नहीं आता आईपैड पे, और जो काम आप एक प्रॉपर कीबोर्ड वाले लैपटॉप के साथ और मैक ओएस के साथ आप जो एप्स चला के कर सकते हो वो आईपैड पे आईपैड ओएस लिमिटेड है काफी हद तक, उतने ऐप्स नहीं चल पाएंगे, उतने ऐप्स आप साइड लोड भी नहीं कर पाओगे। तो वो चीज जो यहाँ पे संभव है वहां पे संभव नहीं है। इस वजह से मैं कई लोगों को जो कि प्रॉपर हैवी काम करना चाहते हैं उनको मैं आईपैड कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। और अन्यथा अगर आप मतलब भाई आईपैड का फोलियो कीबोर्ड ले लेते हो और उसके साथ वायरलेस ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस लगा लेते हो, काफी हद तक आप उस पर भी काम कर सकते हो बहुत सारे। लेकिन प्रॉपर अगर आपको काम करना है टिक के बैठ के, तो भाई लैपटॉप से बढ़िया चीज कोई नहीं होती। अनटिल अनलेस आपके पास $10,000 का सुपर कंप्यूटर हो, तो हाँ भाई वो लैपटॉप से बढ़िया होती है। लड़ाई नहीं कर सकते इस बात पे। एक दिक्कत मुझे ये लगी कि साइड्स जो है ना उनमें बहुत नुकीले नुकीले से हैं। तो जैसे ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल पैने से साइड्स हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि डेंट बहुत तेज से आता है। ये देख रहे हो एक छोटा सा डेंट इस पे आ गया, कैसे कि साइड से मेरा ऐसे हाथ ऐसे लग गया था तो जोर से, और मैंने हाथ में वॉच पहनी थी, वॉच से ऐसे इस पे डेंट लग गया छोटा सा। अभी मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। तो भाई इतना मतलब शार्प एजेस और कॉर्नर्स है ना इसके कि कभी कभी मुझे को डर लगता था हैंडलिंग करने में कि भाई हाँ यार, कई बार मैं ऐसे जैसे बैग में भी डाल रहा होता था ना, तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, आप उसको एंड तक से पकड़ के प्यार से डालना पड़ेगा। हैंडलिंग बहुत प्यार से करनी पड़ती है इस लैपटॉप की, काफी नाजुक सा प्रतीत होता है ये मुझे, जबकि इसका एल्यूमिनियम डिजाइन है फिर भी। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी डरावनी सी लगी। लाइक पोटेंशियल बायर्स को मैं पहले से ही बता दूं कि प्यार से बेबी की तरह इसको चलाओगे तो सालों साल चलेगा और रीसेल वैल्यू भी जबरदस्त मिलेगी। लेकिन अगर इसका वो रगड़ के चलाओगे तो बड़ी जल्दी खराब भी हो सकता है, जैसे कि मेरे दोस्त जय ने अपने लैपटॉप को कर दिया था, और वो चीज बड़ी दुखद हो जाती है। एक और पॉइंट जो मैं बाहर लाना चाहूंगा वो ये कि ये लैपटॉप एक्चुअली में लैपटॉप की तरह फील होता है। लैपटॉप का मतलब क्या हुआ भाई, लैप पे रख के गोदी पे रख के आराम से उस पर काम किया जाए और जिंदगी का मजा लिया जाए, वो यहाँ पे संभव है भाई। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा देर तक अगर आप इसको लैप पे रख के भी काम कर रहे होते हो तो ये गर्म नहीं होता ज्यादा। लाइक आपके मतलब पैरों पे वो जलन सी हो जाती है ना एकदम गर्म होने से लैपटॉप की। स्लो हीट बर्न कभी नहीं होगा आपको इससे। परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल रही होगी, बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही होगी, कनेक्टिविटी जबरदस्त मिल रही होगी। मतलब इसमें वाईफाई 6 तक सपोर्टेड है, वाईफाई डुअल बैंड सपोर्टेड है, इतना सब कुछ सपोर्टेड है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा होगा। एंड फिर आपको अंदर से ये लगा कि हाँ भाई जब सब कुछ इतना जबरदस्त मिल ही रहा है तो इतना आराम से मैं बिना इसको चार्जर से कनेक्ट किए भी प्यार से ऐसे इस पर काम कर सकते हो लंबे टाइम तक और दिक्कत नहीं होगी। एक और चीज मुझे जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगी वो ये कि इतना बड़ा जब इस पे ह्यूज बेजल दे रखा है, अगर एप्पल किसी तरह से इसके अंदर फेस आईडी को इंप्लीमेंट कर देता है इस बड़े से बेजल में तो जिंदगी मजेदार नहीं हो जाती। लैपटॉप शायद से थोड़ा सा मोटा हो जाता, बट जो जिंदगी में एक्सपीरियंस होता वो बहुत जबरदस्त हो जाता। क्यों? क्योंकि आप बस अपने लैपटॉप कैसे खोलते फेस आईडी से वो आपको देखता और अनलॉक कर देता। तो लैपटॉप के यूज केस में बड़ी जबरदस्त चीज है फेस आईडी, और अगर इम्प्लीमेंटेड होती तो और मजा आता है यहाँ पे। हाँ तो भाई अगर हम बात करें इसकी 720p फेस टाइम वेबकैम के बारे में, तो एक चीज जो जाहिर होती है कि भाई क्वालिटी उतनी जबरदस्त नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूंगा सिमिलरली प्राइस्ड विंडोज लैपटॉप से तो भाई उनसे फिर भी बेटर है क्वालिटी, फिर भी उनसे बेटर है भाई क्वालिटी। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई उनमें तो मतलब क्या ही चल रहा होता है, कैमरा फ्रंट कैमरा के नाम पे तो कुछ और ही चल रहा होता है ज़्यादातर विंडोज़ लैपटॉप्स में। तो चलो उससे तो बेटर ही क्वालिटी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और M1 चिप जो है वो रियल टाइम में थोड़ा बहुत यार वो नॉइस को लाइक प्रोसेस करके हटा रहा होता है, एंड थोड़ा बहुत वो आपके फेस को भी डिटेक्ट करके सही से फ्रेमिंग कर रहा होता है। तो वो चीज़ एक मेरे को बढ़िया लगती है यहाँ पे। और इसी के अलावा सच्चाई बोलूँ अगर मैं, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि एप्पल का कोई एक प्रोडक्ट है जो कि वैल्यू फॉर मनी है।
अब ये बात समझो ज़रा, 90,000 वैसे इसका प्राइस होता है ऑनलाइन, एंड अगर आपको प्रॉपर डिस्काउंट्स वगैरह पे मिले जैसे मुझे मिला तो ऑलमोस्ट 78,000 तक की प्राइस के अराउंड मुझे मिला। एंड उस प्राइस पे मुझे एक ऐसा लैपटॉप मिला जिसमें मैं गेम भी खेल पा रहा हूँ, मैं काम भी कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, एंड परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी हद तक अच्छी मिल रही है, पोर्टेबल मिल रहा है, बैटरी लाइफ इतनी ज़बरदस्त मिल रही है, डिस्प्ले काफ़ी हद तक सही मिल रहा है। मुझे कभी कभी लाइक हाई ब्राइटनेस सिचुएशंस में ऐसा लगा कि डिस्प्ले की ब्राइटनेस शायद और ज़्यादा होती तो और मज़ा आता, बट मोस्ट केसेस में मुझे सही लगा लैपटॉप चलाने में। एंड एक मतलब लगा कि यार हाँ, जितना मैंने पैसा दिया उस हिसाब से मैं वैल्यू निकाल पा रहा हूँ इस मशीन से। तो एप्पल के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मेरे को फीलिंग नहीं आ रही होती है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि भाई कि आईफोन हो या कोई और ऐसी चीज़ हो, उससे आप उतनी वैल्यू नहीं निकाल सकते जितनी आप ऑलमोस्ट इस 78 या 80,000 तक के लैपटॉप से आप निकाल सकते हो। इससे आप इतना काम कर सकते हो, इतनी चीज़ें कर सकते हो कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। और अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में एप्पल के इकोसिस्टम में घुसना चाह रहा है तो मैं कहूँगा कि सबसे पहला एंट्री पॉइंट इसी को रखो कि अपने लैपटॉप को आप M1 वाला मैकबुक वाला लैपटॉप बनाओ, एंड जब आप उस इकोसिस्टम से और फेमिलियर हो जाओ तब आप भविष्य में जाके आईफोन लो, फिर धीरे धीरे एयरपॉड्स लो। अगर आपको इकोसिस्टम में घुसना ही है, पहले आईफोन लेके फिर लैपटॉप लेने में उतना मज़ा नहीं है जितना अगर आप लैपटॉप पे सब कुछ सीख जाओ फिर आईफोन लो, फिर आपके आईफोन में कॉल आ रही होगी तो भाई वो लैपटॉप में ही रिसीव हो जाएगी अगर दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क पे हैं। और बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि साथ में से सामंजस्य में बढ़िया तरीके से चल रही होती है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई साहब, एप्पल के इकोसिस्टम में घुसने का मज़ा तो है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे देखने को मिली। और यही अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विंडोज़ के उन लैपटॉप से जो कि सिमिलर प्राइस पॉइंट पर आते हैं और अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप्स होते हैं, तो भाई साहब उनके अंदर तो फ्रैक्शन ऑफ पावर भी नहीं होती जितनी पावर इस लैपटॉप में है। वो तो भाई मर रहे होते हैं, वो तो थर्मल थ्रॉटलिंग हो रही होती है इन पे गजब लेवल की। इंटेल के जिनमें चिप्स होते हैं या जिसमें मान लो अभी AMD के चिप्स वाले तो ऐसे बिल्कुल अल्ट्रा पोर्टेबल अभी आए नहीं उतने, बट इंटेल के 11th जनरेशन के चिप्स भी कोई इतने खतरनाक नहीं चल रहे होते इन पे। और उन पे तो मैं वो सब सोच भी नहीं सकता। लाइक मैं 4K वीडियो एडिटिंग करता हूँ, प्रॉपर गेम खेलता हूँ, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके अल्ट्रा पोर्टेबल पे इंटेल वाले या किसी और ब्रांड के विंडोज वाले अल्ट्रा पोर्टेबल पे वो सब कर सकूं। डेफिनेटली उस प्राइस पे गेमिंग लैपटॉप्स आते होंगे जो इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते होंगे, बट भाई साहब अल्ट्रा पोर्टेबल के मामले में तो एक किंग है ये लैपटॉप। ये बात सोचना कि भाई साहब एक फैनलेस डिज़ाइन कंपीट कर सकता है हैवीली कूल्ड सिस्टम्स से, ये एकदम माइंड बॉगलिंग फैक्ट है। और ये सोचना कि जो नए फीचर्स आएंगे मैकओएस मॉन्टरी के साथ और सब्सिक्वेंट जो भविष्य में मैकओएस के अपडेट्स आएंगे, तो वो तो भाई एकदम मतलब चीज़ को ही ऊपर बढ़ा देते हैं और इस पूरे जो ये पूरा एक मतलब प्रोडक्ट का प्रोपोजिशन है उसको और इंटरेस्टिंग कर देते हैं। अब भाई मैंने आपको बाइंग डिसीजन में तो हेल्प करा दी, बट स्टिल हु शुड बाय, भाई किसको खरीदना चाहिए यार, किसके लिए है भाई M1 एयर वाला ये जो लैपटॉप है ये है किसके लिए भाई। तो ये मेरे हिसाब से बेस मॉडल जो है, बेस मॉडल लो, लेकिन उससे ऊपर चीज़ लोगे तो भाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स का खेल हो जाएगा। जो एकदम टेक सेवी लोग हैं ना, वो इस मशीन की जो लिमिटेशंस है उनके आगे पीछे तरीके ढूंढ लेंगे कि कैसे काम करना और बढ़िया तरीके से काम कैसे करना है इस मशीन पे। इवन अगर आप 256 GB का वर्जन लेते हो मेरी तरह, तो भी आप कोई ना कोई तरीके से इस पर बढ़िया तरीके से काम कर देंगे। वो लोग जिनको लैपटॉप की जरूरत नहीं है और M1 का जो पावर है उनको कम प्राइस पे चाहिए, भाई साहब M1 मैक मिनी लेके आप एक प्रॉपर डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट बना सकते हो और अच्छे से उस पर काम कर सकते हो। उसमें तो भाई थर्मल थ्रॉटलिंग भी नहीं होगी। और जो बाकी हम जैसे लोग हैं जिनको भटकना होता है इधर उधर, उनके लिए एयर लैपटॉप जो है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है और मोस्ट डे टू डे कामों में आपका वो भाई मैकबुक प्रो से बेटर चलेगा। ठीक है, ज़्यादातर बायर्स जो हैं जो कि इंतज़ार कर सकते हैं उनको तो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट जनरेशन मैकबुक एयर के लिए आप इंतजार कर लो, अगर आप इंतजार कर सकते हो। इवन मैं पर्सनली इंतजार कर रहा हूँ जो 16 इंच का मॉडल आता है भविष्य में, अगर आता है, जब आता है, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ कि उसके लिए पैसा जोड़ो भाई, अभी से ही पैसा जोड़ना शुरू करो ताकि किडनी ना बेचनी पड़ जाए। तो जब वो आता है तो उसमें शायद से M1X चिप होगा या M2 चिप होगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, डिस्प्ले इससे तो बहुत बेटर होगा, स्पीकर्स बढ़िया होंगे, बहुत सारी चीज़ें इससे बहुत बेहतर होंगी। तो मैं तो भाई पर्सनली एक्साइटेड हूँ 16 इंच वाले मैकबुक मॉडल के लिए जो कि एप्पल सिलिकॉन के साथ आएगा। एंड अभी के लिए जिन लोगों को ये मॉडल खरीदना है उनके लिए काफ़ी हद तक सही हो सकता है। एंड जो लोग इंतज़ार नहीं कर सकते, भाई साहब बेस M1 एयर मॉडल ले लो, आपके काम सारे प्रॉपर तरीके से हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप उन 99% जनता की तरह ना बने जो कि आते हैं अपना उल्लू सीधा करते हैं और बिना सब्सक्राइब करे भाग लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, आओ सब्सक्राइब करो। भाई को भी भाई घर चलाना होता है, खाना पीना खाना, ये तो गई वो बाल लड़ रहे मेरे। हाँ तो मतलब एक समझो भाई, समाज में भाई की इज्जत बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो भाई, फैलाओ थोड़ा इस वीडियो को आपकी तरह से इधर उधर कोने में। और वो जो घंटी हो नीली फील कर रही है उसको जाके बता दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।